Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ ही यहाँ पर हम अमेंडमेंट के प्रोसीजर को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड प्रेस बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 में इसका प्रोसीजर गिवन है। आर्टिकल 368 ये बताता है कि इंडिया में अमेंडमेंट किस किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अमेंडमेंट होता कैसे है और ये अमेंडमेंट के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि अमेंडमेंट के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे एक अमेंडमेंट के लिए इंट्रोडक्शन बिल होता है, और ये जो बिल है किसी भी हाउस में, इधर हाउस चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट ये बिल जो है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में अप्रूव नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं भेजा जा सकता। इसके साथ ही यहाँ पे हम बात करें, ये कोई भी मिनिस्टर या कोई भी प्राइवेट मेंबर जो है इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है, और इसके लिए प्रेसिडेंट की यहाँ पे पहले से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद ये जो है क्या होता है, पास होता है। तो यहाँ पे ये पास होने के, जो बिल के पास होने के कुछ तरीके हैं, यहाँ पे तीन यहाँ पे तरीके हम देख सकते हैं। सबसे पहले जो है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि इसमें जो मेंबर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोसीजर दिया गया है। तो सिंपल में सबसे पहले दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउस के मेंबर क्या करते हैं, इनके यहाँ पे मेजॉरिटी देखी जाती है। तो इसके साथ हमारा जो सेकंड है, यहाँ पे सेकंड में क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट में क्या होता है, और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, इसमें जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन सभी मेंबर की मेजॉरिटी देखी जाती है, और इसके साथ ही यहाँ पे जितने मेंबर प्रेजेंट हैं यहाँ पे उनका 2/3 जो है उनकी मेजॉरिटी भी ज़रूरी है। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो हमारा थर्ड है, अगर हम देखें स्पेशल मेजॉरिटी की, हम बी की बात कर रहे हैं, तो स्पेशल मेजॉरिटी से ज़्यादातर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस जो फर्स्ट और यहाँ कुछ जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ऐसी कैटेगरी में जब कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो स्पेशल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की मेजॉरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की ज़रूरत होती है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब हमें फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने होते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ यहाँ पे लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की हाफ की कंसेंट भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये तीन जो हैं, ये तीन प्रोसीजर हैं जो अमेंड करते हैं, अमेंडमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पहले वाला बहुत सिंपल है, दूसरे वाले से फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अमेंड किया जाता है, और थर्ड वाले में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन सभी जो प्रोविजंस हैं इनको अमेंड किया जाता है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। सबसे पहले जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1951 में, इस अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, और ये 9th शेड्यूल में जो लैंड रिफॉर्म्स थे इनको लाया गया और इनको प्रोटेक्ट किया गया, और इसके साथ ही यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रोविजंस को भी ऐड किया गया। तो लैंड रिफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म किया गया, ये बहुत बड़ा सुकून वाला काम था। और इसके साथ ही यहाँ पे 3 और ग्राउंड्स को ऐड किया गया, जिससे किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकें। तो यहाँ पे ये 3 ग्राउंड्स कौन कौन से थे, एक तो पब्लिक ऑर्डर होता है, पब्लिक ऑर्डर, और इसके साथ ही फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस,
और इसके साथ यहाँ पे ये कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई जिन्हें यहाँ पे जस्टिसेबल माना गया, और माना गया कि इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ यहाँ पे जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये वायलेट नहीं होगा। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में चैलेंज किया गया, और शंकरी प्रसाद वाले केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके, और इसके थ्रू यहाँ पे कुछ और आर्टिकल्स ऐड किए गए फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। और इस अमेंडमेंट में ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट के प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पे प्रोविजंस बनाए गए। तो शंकरी प्रसाद के केस में इसको चैलेंज किया गया, और बाद में शंकरी प्रसाद के केस के जजमेंट को भी चैलेंज किया गया, और ये माना गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं एस.के. धार और ऐसे H.J. कानिया जैसे काफ़ी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे कमिटीज़ कमीशंस बने हैं। तो पहले क्या था कि यहाँ पे जो स्टेट रिफॉर्म्स होना था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन होना था, वो अलग अलग बेसिस पे बनाया जा रहा था। तो यहाँ पे जो एक बेसिस तैयार किया गया था कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्ट 4 में होगा और 4 कैटेगरी में स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा, लेकिन इस बात को नहीं माना गया। और इसके बाद यहाँ पे जो और कमीशन आया 1956 में, उसमें ये कहा गया कि स्टेट फॉर्मेशन जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर होगा, और उस लिंग्विस्टिक बेसिस के अकॉर्डिंग 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो पहला स्टेट बनाया गया वो आंध्र प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 का। तो यहाँ पे 21st जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हुई है, वो सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 8th शेड्यूल में। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 8th शेड्यूल हमारी लैंग्वेजेस पे डील करता है, और इसके साथ ही यहाँ पे 8th शेड्यूल में सिंधी लैंग्वेज ऐड होने से पहले 14 लैंग्वेजेस थी, और इसके बाद सिंधी लैंग्वेज ऐड होने के बाद यहाँ पर अब ये लैंग्वेजेस 15 हो गई थी। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो हमारे शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे कि और यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसके साथ ही ये स्वर्ण सिंह जो हमारी कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फ्रेम किया था और इसके साथ उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस दी थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी, इनके जो रिकमेंडेशंस थी उसको इफ़ेक्ट में लाया गया, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, क्योंकि इसमें जो चेंजेस हुए थे वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारी प्रेम्बल थी तो उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड नहीं थे। तो उसके बाद 1976 में ये 3 वर्ड लाए गए, और इसके साथ ही प्रेम्बल को पहली बार अमेंड किया गया, और उसके बाद अब तक प्रेजेंट टाइम में प्रेम्बल को अमेंड नहीं किया गया है। इसके साथ जो सेकेंड पॉइंट है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, प्रेसिडेंट को यहाँ पे जो कैबिनेट है, कैबिनेट की एडवाइस मानने पे जो है वो क्या किया गया, बाउंड किया गया कि प्रेसिडेंट क्या है यहाँ पे कैबिनेट की एडवाइस को मानने के लिए बाउंड है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये 1976 में आया था, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस ऐसे हुए थे जिन्हें तुरंत 1-2 साल बाद क्या कर दिया था, फिर से चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे जो कुछ प्रोविजंस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐड किया गया, जो कि पार्ट 14 में क्लॉज ए में ऐड किया गया। इसके साथ ही यहाँ पे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
इनका जो बेसिस था 1971 में, इसके सेंसस को 2001 तक क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और इसके साथ ही यहाँ पे 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी ऐड किया गया। और ये 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड क्लॉज 39, आर्टिकल 39 क्लॉज ए हैं। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में गिवन है, आर्टिकल 35 टू आर्टिकल 51। और जो पहला ऐड हुआ वो जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। सेकेंड जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को जो है वो आर्टिकल 48 में ऐड किया गया। और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको 43 क्लोज ए में ऐड किया गया। इसके साथ ही यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी को इंडियन टेरिटरी में इम्पोज किया गया था। और यहाँ पे नेक्स्ट ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 5 जो सब्जेक्ट थे जिन्हें स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया था, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट एंड मीजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या किया गया, ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, तो इनको ऑर्गेनाइज किया गया। इसके साथ ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही कमेटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ये 1976 में इफेक्ट में आया था। नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट में कुछ और प्रोविजंस जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाए गए थे उनको वापस लिया गया। जैसे कि 44th अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जो एम्पावर द प्रेसिडेंट कि वो क्या कर सकता है, एक बार कैबिनेट को रिकंसिडरेशन के लिए कुछ भी या जो भी यहाँ पे मैटर आया है उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर दोबारा जो कैबिनेट है वो उसको रिकंसिडर करके उसी को दोबारा भेजता है तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेंट देने के लिए लाइबल है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या की गई कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, जो इमरजेंसी के टाइम पे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को ऐड करके इमरजेंसी लगाई गई थी। और उस टाइम पे यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनको कैबिनेट ने रिटर्न पे कोई ऐसा प्रोक्लेमेशन, ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया था। और डायरेक्ट इंदिरा गांधी और यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति थे इन्होंने क्या की थी, इमरजेंसी को इम्पोज किया था। तो इसमें कैबिनेट का रिटर्न अप नहीं था, तो इसके साथ ही यहाँ पे इसकी आलोचना बहुत ज़्यादा हुई थी। और इसी वजह से यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के आर्म रिबेलियन वर्ड को ऐड किया गया था कि नेशनल इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक कि मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। अगर कैबिनेट जो है वो रिटन रिकमेंडेशन नहीं देगा तो प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट को यहाँ जैसे कि ये जो रिटन रिकमेंडेशन दी गई थी 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पीरियड पे नहीं थी। नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो सभी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया गया था, वो वॉयलेट किया गया था। तो ये कहा गया कि आर्टिकल 20 एंड 21 ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी वॉयलेट नहीं हो सकते हैं, सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। बाकी के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ तो इसमें ये बोला गया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो पार्लियामेंट में डिस्क्वालिफाइड होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्क्वालिफाइड मेंबर होते हैं, डिफेक्शन ऑफ लॉ
एंटी डिफेक्शन के ग्राउंड पे, तो इसको लेकर एक शेड्यूल बनाई गई और 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ अभी बहुत ज़्यादा बॉइलिंग है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि राजस्थान में जो क्राइसिस चल रहा है वो इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो वोटिंग एज थी उसको 21 ईयर से घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया और ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में किया गया। नेक्स्ट है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। इसमें 3 लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया और जब सिंधी लैंग्वेज ऐड होने से पहले जो 8th शेड्यूल थी उसमें 14 लैंग्वेजेस थी। एक लैंग्वेज सिंधी ऐड हुई और यहाँ पे 3 लैंग्वेज और ऐड हो गई। इसे आप नमक से भी याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया जिससे इनके बाद टोटल जो लैंग्वेजेस हो गई 18 हो गई। अब इसके साथ यहाँ पे इन 18 लैंग्वेजेस के साथ 4 और लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं और ये 4 लैंग्वेजेस ऐड होने के बाद टिल नाउ 22 लैंग्वेजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में गिवन है। नेक्स्ट है 87th अमेंडमेंट एक्ट। 87th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया और इसके साथ ही यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस को क्या किया गया, सर्विस टैक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको ऐड नहीं किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का है और इसमें यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस को लाया गया कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स उनको सभी पेरेंट्स क्या करेंगे, एजुकेटेड करेंगे और ये पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो राइट टू एजुकेशन जो है इसको इसके थ्रू अमेंड किया गया और इसे फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसको फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ऐड किया गया। इसके साथ 57 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसमें इन 4 लैंग्वेजेस को सर्विस टैक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मेन हैं वो देखने वाली ये हैं। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई और इसके साथ ही यहाँ पे डेबर डिफेक्टर्स फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेस से लेकर प्रोविजंस बनाए गए और ये 2003 में आया। और इसके साथ ही यहाँ पे इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस पर बात हुई वो ये कहा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। 15% इसकी क्या कर दी गई, लिमिट बना दी गई। और इसके साथ ही ये बोला गया कि एक ऐसा मेंबर जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट से बिलोंग करता है तो उसको यहाँ पे एंटी डिफेक्शन अदर हाउस ये बात कर रहा है, ए मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, हु इज़ डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। जो पहले से डिस्क्वालीफाइड हो एंटी डिफेक्शन लॉ के बेस्ड पे, डिफेक्शन के बेस्ड पे, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, मिनिस्टर बनने से डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो 15% एक ये बनाई गई थी लिमिट, इसके साथ ही थर्ड पॉइंट ये बोला गया कि ये 12% से लेस देन भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अ मेंबर ऑफ अदर हाउस, किसी भी हाउस का मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। सेम ये यहाँ पे पार्लियामेंट्स को लेके बात हो रही थी और यहाँ पे किसको लेके बात हो रही है, स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर बात हो रही है। तो इसके साथ ही यहाँ पे 10th शेड्यूल जो कि एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड कराई गई कि अगर 1/3 जो मेंबर हैं यहाँ पे बचे हैं तो क्या है, उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं माना जाएगा और उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो एक्सेप्शंस भी बनाए गए।
नेक्स्ट है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में और जोड़ी गई, जिससे अब 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस ऐड हो गई। नेक्स्ट है 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत यहाँ पे जो SC और ST नॉमिनेशन है एंग्लो इंडियन मेंबर्स में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में उनके रिजर्वेशन का एक्सटेंशन दिया गया। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए हैं 102nd, 3rd, 4th, इनमें से कुछ जो है प्रोविजंस इनसे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने यहाँ पे उड़िया वर्ड को रिप्लेस करा उड़िया वर्ड के लिए, और ये 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू यहाँ पे पार्ट 9+B को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और ये वाला जो पार्ट है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 100, और ये 2015 में पास हुआ था। इसके साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई वो क्या हुई कि एक्सचेंज ऑफ सम एनक्लेव्स टेरिटरी विद बांग्लादेश, यहाँ पे कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश कन्फर्मेंट से एक्सचेंज हुई। और इसके साथ ही ऑफ सिटीजनशिप राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ एनक्लेव्स रिजल्टिंग टू साइनिंग द लॉर्ड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ। अब हम बात करते हैं उन 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जिनके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांस है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे GST के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ये जो GST वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदे और क्रिटिसाइज, हर एक्ट का होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा हुआ था, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था और इसको कई जगह बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया गया था। तो इस अमेंडमेंट एक्ट को ये 126 अमेंडमेंट बिल है, और इसके साथ ही ये अरुण जेटली जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, और इसको असेंट जो है वो 8 सितंबर को मिल गई थी। और इसके साथ ही ये कमेंसमेंट में 1 जुलाई 2017 से आया है, और इसके अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पे 103rd एंड 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमने एक्सप्लेनेशन पे वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ कि पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दी गई थी, जबकि SC और ST कैटेगरी को प्रोवाइड था। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको प्रोवाइड की गई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट है यहाँ पे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जिसके तहत यहाँ पे क्या किया गया, जो हम जैसे जनरली जानते हैं कि पहले क्या था, जो प्रोविज़न था वो ये था कि जो रिजर्वेशन होगा वो 50% से बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया, और इसको क्रिटिसाइज भी किया गया काफ़ी ज़्यादा कि ये जो है ये हमारे प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया जा रहा है इतनी सारी कैटेगरी को। तो इसके साथ यहाँ पे इसमें ये कहा गया कि ये जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, और इसके तहत यहाँ पे आर्टिकल 15 और 16 में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए और कुछ क्लॉजेस भी ऐड किए गए। और इसके साथ यहाँ पे काफ़ी क्राइटेरिया बनाया गया कि इसमें किन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, और यहाँ पे एजुकेशनल सेक्टर में इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 2019 का है, और ये जो है फोर्स में आ गया था 2020 जनवरी 25 के अराउंड। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो SC और ST का यहाँ पे रिजर्वेशन था, इनकी सीट पे रिजर्वेशन, वो लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। अब 70 ईयर्स से चला आ रहा था, अब उसको 80 ईयर्स तक कर दिया गया। और इसके साथ ही यहाँ पे लोकसभा और स्टेट असेंबली में
एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो सीट रिजर्व हुआ करती थी, इसे हटा दिया गया। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।